हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी जो फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसका सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग शुरू करेंगे। लॉस्ट स्प्रिंग, जैसा कि आपको पता है, स्प्रिंग बोलते हैं वसंत को, और लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ। लेकिन यहाँ खोया हुआ वसंत से आप इसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब खोया इंसान के जो जीवन होता है, इंसान की लाइफ में कौन सा ऐसा वो फेज़ बोल सकते हैं हम, जिसे हम स्प्रिंग बोल सकते हैं, वसंत बोल सकते हैं। वो होता है उसका चाइल्डहुड, बचपन। तो लॉस्ट स्प्रिंग से मतलब खोया हुआ बचपन ही है। और खोया हुआ बचपन से मतलब आपने देखा होगा, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे रैग पिकिंग का काम करते हैं, कोई किसी शॉप पे काम करता है, कोई मिल्स में काम करते हैं। मतलब तरह तरह के जगह आपने लोगों इनको छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा होगा। तो इसमें इस टाइप की दो स्टोरीज़ हैं, और साथ में ये भी बताया गया है कि ये कहाँ से आए हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, जो आज अपन पढ़ने वाले हैं। हालांकि पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे इसमें, लेकिन इसका फर्स्ट पार्ट जितना भी आज पढ़ा जाए इस वीडियो में, अपन शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। और फर्स्ट लाइन है आपकी, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। ये जो नरेटर है अनीस जंग, ये खुद शुरुआत कर रही है इसकी चैप्टर की, और इसको बोला जा रहा है। ये लाइन है ना, ये इसी को कोई बोल रहा, आप देखना। आप, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड अ रूपी, मुझे 1 रुपया मिल जाता है, इन द गार्बेज यानी कचरे में। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। अब ये दो लोगों के बीच कन्वर्सेशन है। पहला तो मैंने आपको बता दिया, वाई डू यू डू दिस, ये क्वेश्चन कर रही है अनीस जंग, जो इस चैप्टर में जो नरेटर की भूमिका में है वो। आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ। whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, एनकाउंटर का मतलब होता है आमना सामना होना। तो जिससे मेरा एवरी मॉर्निंग एनकाउंटर होता है, मतलब हर सुबह मेरा आमना सामना होता है उससे। स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, देखो स्क्रॉन्ज मीन्स होता है उड़ाना। अब यहाँ आप फाइंड करने से भी, कोई फाइंड आउट करता है ना, उससे भी इसका मतलब निकाल सकते हैं। तो जो धूल को उड़ाता रहता है, मतलब ढूंढता रहता है, उसमें से गोल्ड ढूंढता रहता है। अब गोल्ड का मतलब यहाँ रियल में गोल्ड या सोना नहीं है। जो कचरा बीनने वाले होते हैं उनके लिए उसमें से जैसे कोई प्लास्टिक चुगता है, कोई कुछ और है, तो उनके लिए अर्निंग का सोर्स वही होता है, तो उसे गोल्ड बोला गया है। तो फिर से पढ़े, आई आस्क साहेब whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। तो मैं साहेब से पूछती हूँ जिसका हर सुबह मेरे से सामना होता है, गार्बेज डंप्स में गोल्ड को तलाशता होता है वो। गार्बेज डंप्स, कचरे का ढेर। ऑफ माई नेबरहुड, यानी मेरे पड़ोस के, मतलब मेरे पड़ोस के कचरे के ढेर में से वो करीब करीब डेली सुबह सुबह कचरे में से वो तलाशता रहता है, जो भी उसे तलाशना होता है। तब मेरा उससे आमना सामना होता है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, अब इसके साहेब के बारे में बता रही है। साहेब ने बहुत लंबे समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। साहेब लेफ्ट हिज होम, साहेब ने अपना घर छोड़ दिया था। लॉन्ग एगो यानी लंबे समय पहले। सेट एमिश द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, सेट यानी स्थित है, एमिश, एमिश का मतलब बीच में, द ग्रीन फील्ड्स यानी हरे खेतों के बीच, ऑफ ढाका यानी ढाका के। जो उसके मतलब घर खेत वगैरह कहाँ पे हैं, ढाका के ग्रीन फील्ड्स के बीच में। अब ढाका आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल सिटी है, बांग्लादेश की राजधानी है ना, तो ये बांग्लादेश से आए हुए हैं, इसका मतलब। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, हिज होम इज़ नॉट, उसका घर नहीं है, इवन मीन्स भी, डिस्टेंट मेमोरी यानी एक दूर की याद। डिस्टेंट दूर को बोलते हैं, और मेमोरी बोलते हैं याद। तो उसके घर भी उसके लिए मतलब एक दूर की याद नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, वहाँ पे कई स्टॉर्म्स आए थे, स्टॉर्म्स बोलते हैं तूफ़ान को। तो कई तूफ़ान आए थे, देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ पर कई तूफ़ान आए थे। दैट स्वेप्ट अवे, जो बहा ले गए। स्वीप अवे होता है ना, बहा ले जाना, जिन्होंने साफ़ कर दिया, बहा दिया,
देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनके खेतों और घरों को। अब खेत और घर बाहर ले जाने का मतलब उजाड़ दिया। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है। हिज मदर, उसकी माँ, टेल्स हिम यानी उसे बताती है, मतलब साहेब की माँ उसे बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, दैट्स वाई मतलब इसी कारण। दे लेफ्ट यानी उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, सोने की तलाश करते हुए। इन द बिग सिटी यानी बड़े शहर में। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो अब रहता है। कहाँ रहता है ये भी आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। एल्स यानी दूसरा, और टू डू यानी करने के लिए। ही मटर्स, वो बड़बड़ाता है। मटर मीन्स बड़बड़ाना। लुकिंग अवे यानी दूसरी तरफ देखते हुए, दूर देखते हुए। गो टू स्कूल, अब नरेटर बोल रही है, मतलब एनीस जंग बोल रही है, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई सेड, मैं कहती हूँ। ग्लिपली, नॉन स्टॉप बोलते हैं ना, जिसे बिना रुके हुए, धारा प्रवाह। ग्लिपली मीन्स धारा प्रवाह, मैं धारा प्रवाह बोलती रहती हूँ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, रियलाइजिंग यानी महसूस करते हुए, इमीडिएटली यानी तुरंत ही, हाउ होलो कितना खोखला, होलो मीन्स खोखला। द एडवाइस मस्ट, द एडवाइस यानी एडवाइस बोलते हैं सलाह को, तो कितनी खोखली सलाह, मस्ट साउंड यानी लगेगी, मतलब ये सलाह जो मैंने दी है ये कितनी खोखली लगेगी उसे। अब खोखली लगने का मतलब, खोखली इसलिए लगेगी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि वो स्कूल जाए। तो इसके मुंह से तो निकल गया गो टू स्कूल, लेकिन अब ये समझ रही है इस बात को। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, अब ये देखो ये बच्चा है इसलिए इसे पता नहीं है, तो ये बोल रहा है देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। देर इज़ नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं है, इन माई नेबरहुड यानी मेरे पड़ोस में। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, वेन दे बिल्ड वन जब वे एक बनवाएंगे, मतलब पड़ोस वाले लोग बनवाएंगे, तो आई विल गो तो मैं स्कूल में जाऊँगा। आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट होता है। अब अपन चलते हैं सेकंड पेज पे। और अब एनिस जंग आगे बोल रही है, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं, मतलब मैं अगर एक स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे। अभी इसका यहाँ पे इसका मन लेने की कोशिश कर रही है कि देखते हैं ये आता है या नहीं आता है, मतलब क्या जवाब देता है। आई आस्क, मैंने पूछा, मैं पूछती हूँ। हाफ जोकिंग, आधा हंसते हुए, आधा मजाक करते हुए। यस ही सेज, हाँ वो कहता है, वो कहता है हाँ मतलब मैं आऊँगा। स्माइलिंग ब्रॉडली, ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा, अब मुंह चौड़ा करके मुस्कुराते हुए कहने का मतलब वो ज़ोर से मुस्कुराते हुए। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ एक दिनों बाद। ए फ्यू डेज कुछ एक दिन, लेटर यानी बाद में। आई सी हिम, मैं उसे देखती हूँ। रनिंग अप टू मी, मेरे तक दौड़कर आते हुए, रनिंग यानी आते हुए, अप टू मी यानी मेरे तक। इज योर स्कूल रेडी, अब देखो वो तो बच्चा था, उसे अनीस जंग ने बोल दिया कि अगर मैं स्कूल खोलूँ तो तुम आ जाओगे। अनीस जंग तो उससे उसका इंटेंशन पता करना चाह रही थी, लेकिन ये बच्चे को पता नहीं है स्कूल खोलने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, तो ये इसने आगे तो पूछ लिया कुछ दिनों बाद, क्या आपका स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, अब अनीस जंग को जवाब देना भारी हो रहा है। अब ये बोल रही है इट टेक्स लॉन्गर, इट टेक्स मीन्स अब अपन टाइम के लिए इट का यूज़ करते हैं। इट टेक्स लॉन्गर, ज़्यादा समय लगता है। टू बिल्ड ए स्कूल यानी एक स्कूल बनाने के लिए, मतलब तुम जितने समय में आ गए उतने समय में स्कूल नहीं बनती, उससे ज़्यादा समय लगता है, ऐसे मैं कहती हूँ। एम्ब्रास्ड यानी शर्मा कर, अब ये शर्मा के क्यों कहती है, क्योंकि इसने ऐसा ही प्रॉमिस कर दिया था उसके साथ, प्रॉमिस ऐसा ही कर दिया था ना, इस वजह से शर्मा जाती है। एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, एक प्रॉमिस करके, हैविंग मेड यानी कर चुका हो करके, करके, ए प्रोमिस यानी एक वादा। दैट वॉज नॉट मीन्ट, जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रोमिसेज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन मेरे जैसे वादे, बट यानी लेकिन, प्रोमिसेज यानी वादे, लाइक माइन यानी मेरी जैसे तरह के, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। अब अबाउंड मीन्स यहाँ पे आप मान सकते हो बिखरे पड़े हैं,
इन एवरी कॉर्नर यानी हर एक कोने में, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड यानी उसके बेरंगे संसार के, ब्लीक मीन्स धुंधला, बेरंगा मतलब जिसमें कोई रंग ही ना भरे हों। अब इनका संसार तो बेरंगा ही था ना, रैग पिकर्स थे। तो मेरे जैसे वादे तो उनके धुंधले संसार के हर कोने में बिखरे पड़े हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। आफ्टर मंथ्स यानी आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, उसको जानने के महीनों भर बाद। देखो आफ्टर यानी बाद में, मंथ्स यानी महीनों, ऑफ नोविंग हिम यानी उसको जानने के, तो उसको जानने के महीनों बाद आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। साहिब आलम, सॉरी ही अनाउंसेज, वो बताता है, सॉरी साहिब आलम ही अनाउंसेज, वो बताता है, साहिब आलम है उसका नाम। ही डज़ नॉट नो वॉट इट मीन्स, वो जानता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। ही डज़ नॉट नो, वो नहीं जानता है, वॉट इट मीन्स यानी इसका मतलब क्या है, मतलब इसके नाम का मतलब नहीं जानता हो। इफ़ ही न्यू, यदि वो जानता होता, इट्स मीनिंग यानी इसका मतलब। अब इसका मतलब देखो अनीस जंग बता रही है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिब आलम उर्दू का वर्ड बोल दो, चाहे 3 पार्ट में डिवाइड है इसलिए अपन फ्रेज भी बोल सकते हैं। इस नेम का उर्दू में जिसे साहिब आलम बोलते हैं उसे इंग्लिश में लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स बोलते हैं, और हिंदी में ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मांड का देवता, ब्रह्मांड का भगवान। लॉर्ड अपन ईश्वर को बोलते हैं, देवता को बोलते हैं, यूनिवर्स ब्रह्मांड को बोलते हैं। तो मतलब वो ब्रह्मांड का मालिक था, ऐसा उसका नाम था। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। ही वुड, यदि वो उसे जानता होता ना कि इसके नाम का मतलब ये है, तो ही वुड हैव ए हार्ड टाइम, तो उसे एक हार्ड टाइम लगता, मतलब वो उसे मुश्किल होती बिलीविंग इट यानी इसमें विश्वास करने में। अनअवेयर ऑफ वॉट हीज नेम रिप्रेजेंट्स, अनअवेयर था, वो अनजान था जो उसका नाम रिप्रेजेंट करता था, मतलब उसका नाम किस चीज़ को प्रस्तुत करता था, किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता था। रिप्रेजेंट मीन्स होता है प्रस्तुत करना या प्रतिनिधित्व करना, मतलब उसका नाम किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता था, किस चीज़ को प्रस्तुत करता था, इस चीज़ से अनअवेयर, अनजान होकर के। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स। ही रोम्स यानी वो भटकता है, घूमते फिरना, भटकते हुए उसे रोम बोलते हैं। कहाँ पे भटकता रहता है वो? द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, नंगे पाँव वाले लड़कों की एक सेना सी लगती है वो नरेटर को। एन आर्मी एक सेना, ऑफ बेयर फुट बॉयज़, बेयर फुट नंगे पाँव, तो नंगे पाँव वाले लड़कों की एक सेना। हु अपीयर जो दिखाई देती है, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स यानी सुबह के पक्षियों की तरह, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाती है। जैसे सुबह सुबह बर्ड्स आते हैं, चिरपिंग करते हैं और फिर चले जाते हैं, इस तरह से ये सारे फ्रेंड्स आते हैं, मतलब सुबह सुबह कचरा बीनते हैं और उसके बाद ये दोपहर तक चले जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। अब कई महीनों से, नरेटर क्या बता रही है कि कई महीनों से, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैंने पहचान लिया है। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। ईच ऑफ देम यानी उनमें से प्रत्येक को, मतलब हर एक को जानने लग गई हूँ मैं। अब आगे दोबारा इनका कन्वर्सेशन चल रहा है। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है? वाई यानी क्यों, यू यानी तुमने, आरंट वियरिंग यानी नहीं पहनी हुई है चप्पल्स, आप जानते ही हैं। आई आस्क वन, मैं एक से पूछती हूँ, मतलब उन पूरी जो फ्रेंड सर्किल है उसमें से अब ये एक से पूछ रही है। तो वो रिप्लाई दे रहा है इसे, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ ने, डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन, उनको ब्रिंग डाउन नहीं किया, मतलब निकाला नहीं, फ्रॉम द शेल्फ यानी अलमारी से, शेल्फ अलमारी को बोलते हैं। मतलब देखो आप चाहे समझो या नहीं समझो अभी तक, लेकिन एक तरीके से इस बच्चे को अनजान है, पता ही नहीं है। हालांकि ये यहाँ पे कोई मतलब चतुराई भी नहीं दिखा रहा अपनी, लेकिन इसे पता ही नहीं है। इसके भरोसे तो शेल्फ में चप्पल्स हैं, लेकिन इसकी माँ इसे दे नहीं रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गरीबी से, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी से, पॉवर्टी स्ट्रीकन है, गरीबी के शिकार है। लेकिन वो बड़ा सिंपली जवाब दे देता है। ही आंसर सिंपली,
वो बिल्कुल साधारण रूप से जवाब दे देता है, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एड्स अनदर। यदि वो इसे दे भी देती ना तो भी उसे थ्रो ऑफ कर देता, मतलब फेंक देता। देखो, इवन इफ, इवन मीन्स भी, इफ मीन्स यदि, शी डिड वो ऐसा करती, मतलब ब्रिंग डाउन करती उनको, तो ही विल थ्रो देम ऑफ तो वो उसे फेंक देता। एड्स एनदर एक दूसरा जोड़ता है बात को, मतलब दूसरा अपनी बात कहता है। हु इज़ वियरिंग शूज़ जो शूज़ पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं, दैट डू नॉट मैच जो मैच नहीं करते हैं, मेल नहीं खाते हैं। मतलब अलग अलग जूते पहन रखे हैं उसने अपने दोनों पैरों में। when I comment on uh, when I comment on बच्चों, सॉरी फॉर डिले, लेकिन कई बार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। चलो कंटिन्यू करते हैं। when I comment on it जब मैं इस पर कमेंट करती हूँ, मतलब कुछ बोलती हूँ, तो ही शफल्स हिज फीट तो अपने पैरों को शफल करता है, घसीटता है। एंड सेज नथिंग और कुछ नहीं कहता है। आई वॉन्ट शूज़ मुझे जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय एक तीसरा लड़का कहता है। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ जिसने नेवर यानी कभी नहीं, ओन्ड यानी रखा, ए पेयर एक जोड़ा, मतलब शूज़ का एक पेयर, ऑल हिज लाइफ यानी अपने पूरे जीवन में। एक तीसरा लड़का ऐसे बोलता है कि मुझे भी जूते चाहिए, आई वॉन्ट शूज़, जिसने कभी अपने पूरे जीवन में जूतों का एक जोड़ा रखा ही नहीं है। बच्चों, अलग अलग बच्चे से इनकी रियल कंडीशन के बारे में नरेटर बताने की कोशिश कर रही है हमें। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फुट। अब नरेटर आगे बोल रही है, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री देश का भ्रमण करते हुए, ट्रेवलिंग यानी भ्रमण करते हुए, अक्रॉस द कंट्री यानी पूरे देश में, देश का भ्रमण करते हुए। आई हैव सीन मैंने देखा है, चिल्ड्रेन यानी बच्चों को, वॉकिंग यानी चलते हुए, बेयर फुट यानी नंगे पाँव। मतलब देश में, हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत सारे स्टेट्स में, और हर स्टेट में लगभग बहुत सारी जगह ऐसी मिल जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल मिल जाते हैं। तो उनके बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनके पास पहनने के लिए शूज़ या चप्पल्स नहीं होती है। तो ये बता रही है कि मैंने पूरे देश में भ्रमण के दौरान देखा है बच्चों को नंगे पाँव घूमते हुए, इन सिटीज़ शहरों में, ऑन विलेज रोड गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी ये पैसों की कमी नहीं है, लैक बोलते हैं कमी को। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी ये पैसों की कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन लेकिन एक परंपरा है। ट्रेडिशन बोलते हैं परंपरा को, बल्कि एक परंपरा है। टू स्टे बेयर फुट रहने की, टू स्टे रहने के लिए, बेयर फुट यानी नंगे पाँव, मतलब नंगे पाँव रहना कोई पैसों की कमी नहीं है बल्कि एक परंपरा है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन ये एक व्याख्या है, ऐसी एक व्याख्या है, मतलब लोग ये बताते हैं कि पैसों की कमी के कारण हम नंगे पाँव नहीं रहते, बल्कि ये तो हमारी परंपरा है, ऐसी एक व्याख्या बना रखी है। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। आई वंडर मैं आश्चर्य करती हूँ, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ कि क्या ये केवल एक एक्सक्यूज़ है। एक्सक्यूज़ बोलते हैं बहाने को, कि क्या केवल ये एक बहाना है टू एक्सप्लेन अवे, बता देने का, स्पष्ट कर देने का, ए परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपीचुअल कंटिन्यू को ही बोलते हैं, मतलब लगातार जो स्टेट बोलते हैं स्थिति को, पॉवर्टी गरीबी को बोलते हैं। तो गरीबी की जो लगातार हालत या जो दशा चल रही है उसे बता देने का केवल एक बहाना ही है क्या ये। मतलब कहने का ये है कि जो नरेटर है उसने देश में बहुत सारे बच्चों को नंगे पाँव घूमते देखा है, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि ये ट्रेडिशन है। लेकिन इसके समझ में आ जाता है कि ये एक बहाना बना रहे हैं वो लोग अपनी गरीबी को छिपाने के लिए। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। अब नरेटर आगे बता रही है कि मुझे याद आती है एक स्टोरी जो एक उडीपी के मैन ने, उडीपी के आदमी ने, टोल्ड मी यानी मुझे सुनाई थी। एज ए यंग बॉय एक छोटे लड़के के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल वो एक स्कूल जाया करता था, वो स्कूल में जाया करता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल जो एक पुराने टेम्पल के पीछे थी, पुराने मंदिर के पीछे थी। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट
जहाँ पे उसके फादर, उसके पिता एक प्रीस्ट थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़। ही वुड स्टॉप, वो रुकता था, ब्रीफली यानी थोड़ी देर के लिए, संक्षिप्त बोलते ना अपन, तो थोड़ी देर के लिए रुकता था एट द टेम्पल यानी मंदिर में, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और शूज़ के एक पेयर के लिए, जूतों के एक जोड़े के लिए प्रे किया करता था, प्रार्थना किया करता था। बच्चों आप सोच सकते हैं, आज आपके पास शूज़ हैं, स्लीपर्स हैं, कितनी ड्रेस हैं। अब कितनी गरीबी में लोग जी रहे थे कि एक जोड़ी जूता मिल जाए, इसके लिए उस बच्चे को प्रे करनी पड़ती थी। नरेटर का फ्रेंड है, उसको अपने बचपन की स्टोरी सुनाई थी नरेटर को। 30 years लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उनके टाउन को विजिट किया, उनके शहर को विजिट किया मैंने, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर को विजिट किया, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड, जो अब डूब गया था, ड्रोन मीन्स डूब जाना, इन एन एयर, एयर का मतलब हवा नहीं है, एयर का मतलब माहौल। अब कैसे माहौल में डूब गया था, ये अपन अगले पेज पे देखते हैं। ये रहा, इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो डिसोलेशन की दशा में डूब गया था, मतलब डिसोलेशन बोलते हैं आप, वीरान बोल सकते हैं, सुनसान बोल सकते हैं, तो मतलब वीरानापन या उजाड़ जैसा हो जाता है, ऐसी दशा में वो टेम्पल अब डूब गया था। इन द बैकयार्ड, पीछे के आंगन में, बैकयार्ड बोलते हैं पीछे का आंगन, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पे अब नया प्रीस्ट रहता था, वेयर यानी जहाँ पर, लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, अब वहाँ पे क्या थी, लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। मतलब ज़माने के साथ साथ देखो, इनकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा था, मतलब जैसे पहले कोई दक्षिणा, मंदिर में दक्षिणा थोड़ी चढ़ाते थे लोग, गरीब थे, तो वो ठीक ठाक चढ़ाने लगे होंगे, तो इस मंदिर की हालत भी थोड़ी ठीक हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का जो ड्रेस्ड यानी कपड़े पहने हुए था, एक ग्रे कलर की यूनिफॉर्म के अंदर, यूनिफॉर्म का मतलब तो आपको पता होगा, गणवेश बोलते हैं। वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, जो सॉक्स एंड शूज़ पहने हुए था, मतलब जूते और जुराब पहने हुए था। अराइव्ड, पहुंचा, पेंटिंग यानी हाँफते हुए, पेंटिंग का मतलब होता है हाँफना, सांस चढ़े रहना, तो हाँफते हुए आया। एंड थ्रू हीज स्कूल बैग, और अपने स्कूल का बैग फेंक दिया। ऑन ए फोल्डिंग बेड, यानी एक मुड़ने वाले बेड पर। फोल्डिंग बेड आप लोगों ने भी देखा होगा, आते हैं बीच में से मुड़ जाते हैं। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए। आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर, वो प्रार्थना, अनदर बॉय हैड मेड, जो दूसरे लड़के ने की थी, टू द गॉडेस, गॉडेस से, उस देवी से। इसका मतलब आपको समझने की बात यह भी है कि ये मंदिर एक देवी का था। वेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज़, जब उसने फाइनल यानी आखिरकार, हैड गोट यानी प्राप्त कर लिया था, ए पेयर ऑफ शूज़ यानी जूतों का एक जोड़ा। लेट मी नेवर लॉस देम, मुझे उन्हें कभी मत खोने दो, मतलब मैं उन्हें कभी नहीं कहूँ, कहने का मतलब ये है। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने, ग्रांट का मतलब स्वीकार कर लेना, तो देवी ने उसकी प्रेयर को स्वीकार कर लिया, उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, पुजारी के बेटे की तरह जो छोटे छोटे बच्चे थे, नाउ वोर शूज़, अब वो शूज़ पहनते थे, अब वो जूते पहनते थे, मतलब इतना ज़माने में चेंज आ गया था। टाइम हैड चेंज्ड सो मच दैट द बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट हैड नाउ स्टार्टेड वियरिंग शूज़, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन मैनी अदर्स, कई अन्य जो लड़के थे, लाइक द रैग पिकर्स यानी उन कचरा बीनने वालों की तरह, इन माई नेबरहुड यानी मेरे पड़ोस में, वो रिमेन शूलेस, वो अब तक जूता विहीन रहते थे, जूते के बिना रहते थे।
माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। अब मेरी जो जान पहचान है, एक्वेंटेंस से नहीं जान पहचान, विद द रैग पिकर्स, सॉरी विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, उन नंगे पाँव वाले कचरा बीनने वालों के साथ, लीड्स में यानी मुझे ले जाती है, टू सीमापुरी, सीमापुरी तक, प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एक ऐसा स्थान जो दिल्ली की पेरीफेरी में है। इंग्लिश में दिल्ली भी बोलते हैं, लेकिन मैं आपको दिल्ली बता रहा हूँ। जो दिल्ली की पेरीफेरी में था, पेरीफेरी बोलते हैं परिधि को, मतलब दिल्ली की चारों तरफ का जो एरिया था, उसी में से एक में था ये सीमापुरी। और अब आप समझ गए होंगे कि ये जो साहिब आलम और उसके साथ वाले उसके जो फ्रेंड्स थे, वो कहाँ के रेजिडेंट बन गए थे। तो ये सीमापुरी में ही रहते थे। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी इससे मीलों दूर, दिल्ली की पेरीफेरी में, फिर भी इससे मीलों दूर। अब ये भी एक सीक्रेट छुपा रहा अपने अंदर, आप समझ रहे हो तो, क्योंकि दिल्ली तो अपना कैपिटल सिटी है, प्लस मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत सारी वहाँ पे सुविधाएं हैं, मतलब बहुत एडवांस है। और ये लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं। तो इसलिए नरेटर बोल रही है कि दिल्ली की पेरीफेरी में, लेकिन फिर भी उससे माइल्स अवे। मेटाफोरिकली, मतलब अगर मेटाफोर का यूज़ किया जाए, अगर अलंकार का यूज़ किया जाए, तो कहने का मतलब अगर इसे अलंकार के रूप से दिखाया जाए तो बहुत दूर थी। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। वे लोग, दोज यानी वे लोग, हु लिव हेयर जो यहाँ पे रहते हैं, आर स्क्वेटर्स। देखो स्क्वेटर्स बोलते हैं घुसपैठियों को, अवैध निवासियों को। वो हैं तो घुसपैठिए, अवैध निवासी हैं वो। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से आए थे 1971 में। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इंडिया एंड पाक fought a war and Bangladesh came in existence in 1971 itself। तो 1971 में ये बांग्लादेश से इंडिया आ गए थे। साहेब्स फैमिली इज़ अमंग देम, साहेब का परिवार उनमें से एक है, उनके बीच में है, मतलब उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, तब सीमापुरी एक वाइल्डरनेस था। वाइल्डरनेस मीन्स एक जंगल था। तब मतलब 1971 में जब ये आए थे यहाँ पे। इट स्टिल इज़, ये अब तक है। इट यानी ये है, स्टिल यानी अब तक, इज़ यानी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। बट लेकिन इट, यह है, नो लॉन्गर यानी अब नहीं, इज़ यानी है, एम्प्टी यानी खाली। अब ये खाली नहीं है, मतलब ये लोग आ गए यहाँ पे। जंगल तो अब भी है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मड के स्ट्रक्चर्स में, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये मड के घर बना लेते हैं ना, मिट्टी के जो ढांचे होते हैं, स्ट्रक्चर्स मतलब ढांचा, और मड यानी मिट्टी। वैसे मड कीचड़ को भी बोलते हैं। तो मिट्टी के ढांचों में, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, तो टिन और टारपोलिन की छतों वाले ये स्ट्रक्चर बना लिए थे इन्होंने। मड के स्ट्रक्चर, और उनके ऊपर छत कैसी थी, लोहे की, और टारपोलिन बोलते हैं तिरपाल को, या फिर तिरपाल की। डिवॉइड ऑफ सेवेज, जो डिवॉइड थे, वंचित थे, किन चीज़ों से, सेवेज से, मतलब जैसे सीवरेज बोलते हैं ना अपन, आप गंदे नाले मान सकते हैं, ड्रेनेज नालों को बोलते ही हैं। और रनिंग वाटर, या फिर चलते हुए पानी से, दौड़ते हुए पानी से वंचित थे। लिव 10,000 रैग पिकर्स, वहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। कहाँ पे, सीमापुरी में 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वे वहाँ पर 30 साल से भी ज़्यादा से रह चुके हैं। दे हैव लिव्ड हेयर, वे यहाँ पे रह चुके हैं, फॉर मोर देन 30 ईयर्स, यानी 30 सालों से भी ज़्यादा। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना एक आइडेंटिटी के, बिना एक पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिट के। परमिट का मतलब जैसे परमिशन से ही परमिट बनता है, तो या परमिट मान लो आप, परमिट से परमिशन बनती है, अपन आज्ञा देते हैं ना किसी को।
तो इनके पास कोई भी आज्ञा नहीं है यहाँ पे रहने की। बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन राशन कार्ड्स के साथ, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट्स, जो उनका नाम कहाँ पर ला देता है, दैट गेट देयर नेम्स, उनका नाम ला देता है उन वोटर्स लिस्ट, यानी वोटर लिस्ट के ऊपर। वोटर लिस्ट आप सब जानते हो मतदाता सूची को बोलते हैं। एंड इनेबल देम, और उनको सक्षम बनाता है, उनको योग्य बनाता है, टू बाय ग्रेन यानी अनाज खरीदने के लिए, टू बाय यानी खरीदने के लिए, ग्रेन यानी अनाज। अब बच्चों इसमें भी अपने कंट्री की एक, अपने डेमोक्रेसी की मान लो एक लूप होल छिपा हुआ है अपने यहाँ, मतलब वोट पाने के लिए जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं ये किसी के भी राशन कार्ड बनवा देते हैं और उसके बदले उसके साथ उनका वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवा देते हैं और उनसे वोट ले लेते हैं। तो ऐसा इनके साथ भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट, खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब खाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है फॉर सर्वाइवल यानी ज़िंदा रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी यानी एक आइडेंटिटी से। ये देन कंपेरेटिव डिग्री को शो करता है, इसका मतलब होता है से। तो एक पहचान से ज़्यादा ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, खाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। देखो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, इसका मतलब कोई डायरेक्ट स्पीच में बोल रहा है, कौन बोल रहा है वो आगे पता चलेगा। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, फीड का मतलब होता है भोजन करवाना, खाना खिलाना, तो हम हमारे परिवार को भोजन करवा सकें, हम हमारे परिवार को खाना खिला सकें, एंड गो टू बेड और सोने जा सकें, विदाउट एन एकिंग स्टोमक, बिना एक दुखते हुए पेट के। एकिंग यानी दुखता हुआ। अब पेट दुखते हुए पेट का मतलब भूखे पेट, बिना भूखे पेट अगर हम हमारे परिवार को खाना खिला के सो सकें, तो वी वुड रादर लिव हेयर, तो हम यहीं रहना पसंद करेंगे, हम यहीं रहेंगे, देन इन द फील्ड्स, उन खेतों से, उन खेतों के बजाय हम यहीं रहेंगे, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई अनाज नहीं देते हैं। इनके खेत कहाँ पे हैं? ढाका में, बांग्लादेश में। से ए ग्रुप ऑफ वीमेन, ऐसा कौन कहता है? ए ग्रुप ऑफ वीमेन, औरतों को का एक समूह कहता है, इन टेटर्ड साड़ीज़, जो फटी पुरानी साड़ियों में है। टेटर्ड मीन्स फटी पुरानी, सॉरी। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन टेंट्स, सॉरी, व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि उन्होंने क्यों छोड़ा, वाई दे लेफ्ट, उन्होंने क्यों छोड़ा, देयर ब्यूटीफुल लैंड, अपनी सुंदर धरती को, ऑफ ग्रीन फील्ड्स यानी हरे खेतों वाली, एंड रिवर्स और नदियों वाली। जब मैं उनसे ये पूछती हूँ कि उन्होंने अपने हरे खेतों वाली और नदियों वाली सुंदर धरती को क्यों छोड़ा, तब वो ये जवाब देती है जो ऊपर आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर पढ़ा है, कि भाई हमारे पास उन खेतों में अनाज नहीं उगता, तो उससे अच्छा तो यही है कि हम यहाँ अपना पेट भर सकें। वेर एवर दे फाइंड फूड, वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी वे खाना ढूंढ लेती हैं, उनको खाना मिल जाता है। दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, दे पिच यानी वे गाड़ देती हैं, पिच मीन्स गाड़ देना। देयर टेंट्स यानी अपने टेंट्स को, अपने तंबुओं को गाड़ देती हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जो ट्रांजिट होम बन जाते हैं। ट्रांजिट होम्स चेंजेबल, जिन्हें उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, परिवर्तन किया जा सके। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। ग्रो अप मीन्स बड़े होना। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, सर्वाइवल में पार्टनर बनते हुए। सर्वाइवल जिंदा रहना, तो जिंदा रहने में सहभागी बनते हुए, भागीदार बनते हुए। अब आप पूछोगे जिंदा रहने में वो कैसे भागीदार बनते हैं, तो यही तो स्टोरी चल रही है। रैग पिकिंग करते हैं वो भी, छोटे छोटे से बच्चों को रैग पिकिंग में लगा दिया जाता है और उनसे कमाते हैं।
थ्रू द ईयर्स सॉरी एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है, जिंदा रहने का मतलब है रैग पिकिंग, कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट। इट हैज़ एक्वायर्ड, इसने प्राप्त कर लिया है, द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, प्रोपोर्शन अनुपात को बोलते हैं, और फाइन आर्ट बोलते हैं ललित कला को। अब आप पूछोगे ललित कला किसे कहते हैं, तो ललित कला एक ऐसी कला होती है जैसे कोई म्यूज़िक है, कोई पेंटिंग है, कोई आप बोल सकते हैं मूर्ति बनाने वाली कला है। मतलब ऐसी कलाएं जिनको बेच के पैसा भी कमाया जा सके और खुशी भी मिले, उन्हें फाइन आर्ट बोलते हैं। तो ऐसी ही एक कला का रूप, कला के रूप का अनुपात इसने ले लिया है वर्षों से। किसने? रैग पिकिंग ने। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए गार्बेज, उनके लिए कचरा क्या है? हमारे लिए जो कचरा है उनके लिए वो गोल्ड है, मतलब सोना है, कमाई का एक सोर्स है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोज़ाना की रोटी है, रोज़ी रोटी बोलते हैं ना हम जिसे। कहने का मतलब इसी से वो पैसे कमाते हैं, उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं उसे बेच के वे खाना खाते हैं। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, एक छत है उनके सरों के ऊपर, मतलब अपने सर के ऊपर जो भी छत वो रखते हैं वो बिकॉज ऑफ रैग पिकिंग, बस उसी की वजह से रख सकते हैं। इवन इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे ये लीकिंग रूफ ही क्यों ना हो। लीक मतलब होता है ना रिसना, रिसाव करना, चाहे रिसाव करने वाली ही छत क्यों ना हो, मतलब बारिश वगैरह हो तो ये टपकने लग जाता है पानी, यहाँ से रिसता है। पक्की छत तो है ही नहीं इनके पास, अभी आया था ना टीन और टारपोलिन वाली। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये और भी ज़्यादा है। बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए, इट इज़ इवन मोर, ये और भी ज़्यादा है। इवन यानी भी, मोर यानी ज़्यादा। अब बच्चे के लिए और भी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बच्चे को तो ये पता होता है कि घर घर है, उसे ये नहीं पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसे ये पता है कि हाँ हमारे पास भी एक घर है। इसलिए बच्चे के लिए तो ये और भी ज़्यादा है। तो बच्चों, आज मैं आपको यहाँ तक ही पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत आती है, इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको बहुत बार बोल चुका, आई हैव रिक्वेस्टेड यू ओवर एंड ओवर अगेन टू प्लीज़ send your feedback so that I can improve myself, but sorry to say you are either insensitive or uninterested। फिर भी मैं आपसे एक बार फिर से बोलूँगा कि अपना फीडबैक दें सो दैट मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसे भी आपको फीडबैक देना है, मैसेज में। एक लास्ट बात और, मैंने खुद का अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है, आप चाहो तो उसे भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है बच्चों, हैव ए गुड डे। कैसा समझ में आया बताना। थैंक यू।